आज पढ़ेंगे हम सत्ता चादर का लेसन पार्ट 2। पार्ट 1 में देखा हमने बेल्जियम संघर्ष। बेल्जियम में क्या संघर्ष था, किसको लेकर झगड़े थे, जो डच लोग थे या फ्रेंच लोग थे उनमें किस प्रकार के झगड़े थे तथा उनके जो झगड़े थे उनके जाति झगड़े थे, भाषा को लेकर या उनके संस्कृति कल्चर को लेकर जो झगड़े थे बेल्जियम सरकार ने उनको किस प्रकार से सॉल्व किया था। अब हम वीडियो को पार्ट 2 में देखेंगे श्रीलंका संघर्ष, यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या था, यानी कि इसको हम लोग भी कह सकते हैं श्रीलंका संघर्ष क्या है या इसके श्रीलंका संघर्ष होने के मुख्य क्या कारण थे। जो हमने वीडियो को पार्ट 1 में देखा कि बेल्जियम संघर्ष में दो भाषा के लोग या दो कल्चर के लोग थे, एक डच भाषा बोलते थे, दूसरा थे फ्रेंच लोग। अब वहाँ पर भी बहुसंख्यकवाद था, जो संख्या में ज़्यादा थे उनको अधिकार कम थे, जो संख्या में कम थे उनको अधिकार जो संख्या में ज़्यादा थे उनको अधिकार ज़्यादा कम थे, जो संख्या में कम लोग थे जैसे कि फ्रेंच लोग डच लोग ज़्यादा थे उनको अधिकार कम थे। ठीक इसी प्रकार इसमें है श्रीलंका में। अब श्रीलंका में दो समुदाय मुख्य रूप से हैं जिनको लेकर जो श्रीलंका बहुसंख्यकवाद या श्रीलंका संघर्ष चलता रहा फिर लगभग कई सालों तक। जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा ये है तमिल भारत के तमिल लोग, जो इसको हम देखेंगे इनको तमिल क्यों कहा जाता है। उसके बाद जो ये हिस्सा है ये वाला, ये बच जाता है इधर, ये सिंहली समुदाय। उसके बाद ये कुछ जो बीच में खाली हिस्सा बच जाता है ये वाला हिस्सा, ये तमिल लोग, ये श्रीलंका का तमिल है, यानी मूल रूप से तमिल है। ये लोग श्रीलंका में पैदा हुए थे और जो ये तमिल थे ये भारत से श्रीलंका गए हुए थे। अब हम एक बार देखते हैं इन तमिल लोगों को तमिल क्यों कहा जाता है। थोड़ा एक बार हम इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे कि ये इंडिया का इस प्रकार कुछ मैप है। अब जो ये वाला हिस्सा है जिसको हम तमिलनाडु बोलते हैं, तमिलनाडु। अब जब भारत पर ब्रिटिश या ब्रिटेन का शासन था तो उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश लोग अंग्रेज लोग थे उनका श्रीलंका पर अधिकार था उसी समय। तो उनको काम करवाने के लिए मजदूर का आवश्यकता तो थी। तो उन्होंने क्या किया, जो तमिल लोग थे जो भारत के तमिल लोग थे जो तमिलनाडु में रहते थे उनको ले जाना श्रीलंका शुरू कर दिया। उन्हें ले जाने के कारण क्या था कि वो उनसे खेती करवाए या उनको या किसी की नील की खेती होगी या चाय की खेती होगी या कोई अन्य कार्य करवाए। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था ले जाने का कि अधिक से अधिक मजदूर ले जाकर अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तो ये तमिलनाडु के लोग जो श्रीलंका में गए थे उनको बोलते हैं भारत के तमिल। ठीक है। और जो मूल तमिल थे ये श्रीलंका के निवासी थे। उसके बाद जो दूसरा समुदाय है, तीसरा समुदाय सिंहली समुदाय। ये सिंहली समुदाय क्या था, ये श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था। एक बार देखते अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद क्या होता है। अल्पसंख्यक तो वो होता है जो संख्या में कम है, जिनकी संख्या कम है। जैसे कि भारत में कौन से धर्म समुदाय अल्पसंख्यक में, जैसे कि जैन धर्म है, मुस्लिम भी है लेकिन इससे ज़्यादा जैन है, पारसी है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध धर्म, इनकी संख्या बहुत कम है, कुछ की तो करोड़ों में भी नहीं है। उसके बाद और भारत में जो बहुसंख्यकवाद धर्म है जो संख्या में ज़्यादा है वो धर्म कौन से है, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू मुस्लिम भी है। लेकिन मुख्य रूप से जो बहुसंख्यकवाद में आते हैं वो आता है हिंदू धर्म। जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक होता है संख्या में कम हो, जिनकी गिनती कम हो, काउंटिंग कम हो। तो अल्पसंख्यक कौन से जाएंगे, जैन धर्म हो जाएगा। तो एक सिख धर्म, एक पारसी, ईसाई, बौद्ध धर्म, ये सब अल्पसंख्यक है। तो यहाँ तक तो हमने समझा कि ये तमिल कौन थे और क्यों इनको तमिल कहा जाता था और इनके लिए क्यों मुख्य रूप से झगड़े थे। अब देखेंगे हम किस सरकार ने इनके लिए क्या कदम उठाए। और तो अब देखते हैं श्रीलंका बहुसंख्यवाद क्या था। ये तो हमने समझ लिया कि दो समुदाय थे यहाँ, एक तो सिंहली समुदाय था, एक तमिल था, इन दोनों में मध्य संघर्ष रहता था। एक बार देख लेते हैं श्रीलंका का इतिहास। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक, तो स्वतंत्र राष्ट्र बना जब एक जैसे भारत भी 1915-1947 को आज़ाद हुआ था, तो उसके साथ जस्ट एक साल बाद ही श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ब्रिटेन ने इसको भी आज़ाद कर दिया। अब संघर्ष क्या था कि श्रीलंका में दो समुदाय मुख्य रूप से थे। जो बहुसंख्यक में सिंहली समुदाय था
और जो संख्या में कम था वो था तमिल समुदाय, जो भारत के तमिल थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब लेकिन जो झगड़ा किस बात को लेकर था? झगड़ा मुख्य रूप से किस बात को लेकर था कि जो संख्या में जो बहुसंख्यकवाद थे तमिल, ये सिंहली समुदाय था, वो जब इनकी सरकार बनी इस समुदाय की, तो जो भी सुख सुविधाएं थी जैसे कि शिक्षा, फ्री शिक्षा होगी, या कोई भी सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी में प्रावधान, या फिर मान लो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो जो सारी सुख सुविधाएं थी वो सब किनको दी जाती थी? सिंहली समुदाय को। जितनी भी सुख सुविधाएं थी सारी सिंहली समुदाय को दी जाती थी। और जो बाकी समुदाय बच गए जैसे कि तमिल समुदाय, जो तमिल थे, भारत के जो तमिल थे, उनको कोई विशेष सुविधा नहीं थी। उनके साथ सरकार दोहरा व्यवहार करती थी। वो चाहती थी कि ये या तो यहाँ चले जाए या इनको सरकार कोई भी सुविधा नहीं दे। तो ये धीरे धीरे ये झगड़ा का मुख्य कारण बनता गया। तो उसके बाद क्या होता है कि सरकार ने फिर जो श्रीलंका सरकार 1956 में कानून पास किया, 1956 में कानून पास किया। और उसमें क्या क्या प्रावधान किए कि जो सिंहली समुदाय है या सिंहली भाषा है, उसको क्या किया कि उसको राजभाषा बना दिया। और जो उस बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को ही जो सिंहली समुदाय, जो सिंहली भाषा थी, और साथ ही बौद्ध धर्म को जो सिंहली लोग थे वो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। यानी कि जो मुख्य रूप से किया गया कि सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो तमिल थे जो भारत मूल तमिल थे, उनमें नाराजगी होगी। इसके नाराजगी का कारण क्या था कि उसमें साफ कह दिया था कि अब 1956 के बाद से जो श्रीलंका सरकार है सिंहली लोगों को और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी। जितने भी जो भी सुख सुविधाएं हैं, या किसी सरकारी नौकरी में देख लो, या कॉलेज में एडमिशन के लिए, या यानी कि कोई भी सुख सुविधा या नौकरी में, ठीक है, तो जो जितनी भी सुविधा है वो सिंहली समुदाय के लोगों के लिए कोई मिलेगी। ये था मुख्य रूप से श्रीलंका बहुसंख्यकवाद का कारण। जो मुख्य संघर्ष था दोनों समुदायों के मध्य, झगड़े के कारण थे, ये सब मुख्य रूप से झगड़े के कारण थे। अब देखेंगे कि जो सिंहली समुदाय थे उन्होंने, या श्रीलंका सरकार ने, जो इन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक थे, यानी जो तमिल थे और सिंहली थे, उनमें सत्ता की साझेदारी या उनको जो इनके आंतरिक झगड़े थे उनको सरकार ने सॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो देखते क्या कदम उठाए। सरकार ने किया कि जो तमिल लोग नाराज तमिल लोग थे, उन्होंने जो सिंहली समुदाय था उससे लड़ने के लिए, उनसे संघर्ष करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार से झगड़ा किया, जैसे कि उन्होंने भी समानता स्वतंत्रता, यानी कि उन्होंने सरकार से कहा तमिल लोगों ने कि हमें भी समानता स्वतंत्रता समान अधिकार दिए जाए। सरकार जो जितनी भी सरकारी वैकेंसी उनको भी समान रूप से उनमें लिया जाए, ठीक है। उसके बाद तमिल लोगों ने एक अपनी स्वतंत्र अलग से राजनीतिक पार्टी बनाई। तो उसके बाद ये संघर्ष है तमिल और सिंहली में कुछ हद तक कम हो गया, और जो धीरे धीरे अभी भी कुछ चलता ही रहता है। इसमें कोई खास बात तो है नहीं। इसका समझने का सिंपल सा कारण ये है कि एक बार थोड़ा रफ कर देते हैं इसको, कि आप 2 मिनट खातर श्रीलंका के उदाहरण को छोड़ देते हो। अगर भारत के उदाहरण को देखें तो भारत में कितनी जाति के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं। श्रीलंका में तो मात्र 2 धर्म के लोग थे। लेकिन अगर हम भारत के उदाहरण को देखें तो भारत में तो क्या है, हिंदू भी है, हिंदू सबसे ज्यादा, उसके बाद मुस्लिम है, ठीक है, उसके बाद पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ठीक है, और ईसाई है, ठीक है, सिख है, कितने धर्म है, ठीक है। तो इन सब में जो हिंदू धर्म संख्या में ज्यादा है, वो बहुसंख्यक में। अगर भारत सरकार अगर वो कुछ ऐसा कानून या प्रावधान नियम बना दे कि आज से जो भी सुख सुविधाएं हैं, सरकारी नौकरी है, उन वैकेंसी है, उनमें सब हम हिंदू लोगों को लेंगे, और जो मुस्लिम है, सिख, बौद्ध, हम किसी को नहीं लेंगे। तो इससे क्या होगा कि भारत में जो सत्ता की साझेदारी है, सत्ता का जो बंटवारा है, सत्ता का डिवाइड है,
तो उससे क्या होगा, एकदम एक लड़ाई झगड़े या देश में आंतरिक कलह, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, क्यों जो जितने भी ये बाकी धर्म के लोग हैं सब सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि किसी भी देश में या किसी जिस देश में अलग अलग समुदाय अलग जाति के लोग पाए जाते हैं, उनके लिए जरूरी है कि अगर अलग अलग जाति के लोग हैं तो उनकी समान रूप से सत्ता बंटवारा यानी कि शासन बंटवारा हो, उनका भी सरकार में समान रूप से हिस्सेदारी होगी। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लीजिए समझ। अब प्रश्न, उसके बाद प्रश्न उठता है कि क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है। प्रश्न ये है कि क्या सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इस प्रश्न का उत्तर सिंपल ही है, जो भी मैंने जस्ट अभी 1 मिनट पहले आपको समझाया, इस प्रश्न का सेम उत्तर वही है कि क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है। एक सत्ता की साझेदारी है वो एक महत्वपूर्ण चीज है। जिस देश में अलग अलग जाति अलग धर्म के लोग हैं, उन देशों में सत्ता की साझेदारी एकदम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे कि हमने अभी पीछे 1 मिनट पहले समझा, अगर किसी देश या किसी राज्य में अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं तो उनको भी सरकार चुनने, सरकार में शासन करने या वोट डालने का समान अधिकार हो, उनका सामाजिक रूप से आर्थिक विकास समान रूप से हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो वो राज्य या वो देश हो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से शिक्षा रूप से बिछड़ जाएगा। बिछड़ क्यों जाएगा ना, उसमें बार बार संघर्ष होंगे, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब वो देश शिक्षा रूप से, शिक्षा क्षेत्र में होगा, तकनीकी, ठीक है, 3 क्षेत्रों में क्या होता है, बिछड़ता जाएगा। उस देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, वो देश गरीब हो जाएगा, उस देश पे किसी अन्य देश का कब्जा हो जाएगा, किसी देश का और किसी देश का कर्जा हो जाएगा। तो वो देश क्या है कि वो देश ऑटोमेटिक गरीब होता चला जाएगा। जैसे श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में भी यही कंडीशन थी। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी हर देश के लिए आवश्यक है, जिस देश में अलग अलग धर्म अलग जाति समुदाय के लोग हैं। तो अब देखते हैं, इसके बाद प्रश्न उठता है कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि जो सत्ता है, जो अलग किसी देश में अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं या वो किस प्रकार कर सकते हैं। देख, एक बात को सिंपल या अच्छी तरह समझ लें कि ये जरूरी नहीं कि जो आपकी किताब में है वही उसका आंसर है। अगर आप खुद अपने दिमाग को यूज करोगे या प्रश्न को समझोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो एक तो यहीं से आ जाएगा कि सबसे पहले प्रश्न क्या है कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की जा सकती है। तो इसका एक सिंपल आंसर तो यह है, सबसे पहले जितने भी मान लो किसी देश या किसी राज्य में अगर अलग अलग धर्म जाति भाषा इत्यादि के लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार या उस राज्य को कि जो ये अलग धर्म अलग जाति या भाषा के लोग हैं या अल्पसंख्यक है, जैसे कि भारत में हिंदू या मुस्लिम सिख जैन जो भी है, ये सब इनमें सरकार को समान रूप से उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए। उनको सत्ता में आने के लिए या सरकार चुनने के लिए वोट डालने के लिए उनको समान अधिकार जो भी एक भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलते, वो भी वे अधिकार भी सब लोगों को अलग अलग जो संख्या कम है या धर्म जाति के लोग उनको भी समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, नंबर 2 क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमने वीडियो को जो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले में समझा था कि सत्ता की साझेदारी क्या है या सत्ता क्या है। तो सरकार के 3 अंग है, 3 अंग कौन कौन से, एक तो हो जाएगा न्यायपालिका या विधान, सबसे पहले देखते संसद को बोलते विधानमंडल, एक हो जाता है कार्यपालिका, ठीक है, उसके बाद एक हो जाता है न्यायपालिका।
देख संसद का कार्य क्या है, संसद का सिंपल सा कार्य जो मैं पहले समझाया था वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि संसद का कार्य है, संसद में शामिल कौन कौन होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, ठीक है, एक होते हैं राज्यसभा, ठीक, ये दोनों ये शामिल होते हैं, और एक तीसरा राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों होते हैं, तो ये दोनों मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। तो संसद का कार्य क्या है, संसद का कार्य है कि कोई भी कानून सरकार को कोई भी कानून बनाना है या किसी कानून संशोधन करना है या पुराना कानून को हटाना है या पुराने कानून को चेंज या कोई नई बात जोड़नी है या कोई हटानी है, तो सारा कार्य किसका, वो कार्य होता है संसद का, ठीक है। अब कार्यपालिका कार्य क्या होता है, कार्यपालिका मुख्य रूप से कार्य होता है कि संसद में जो भी कानून कोई भी नियम बनाए उनको लागू करवाने का कार्य होता है कार्यपालिका का। वैसा था नहीं, संसद ने मान लो कोई कानून बना दिया तो संसद तो लागू करवाने जाएगी नहीं, कार्यपालिका उसको लागू कराएगी। कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होते हैं, सरकार का प्रत्येक अधिकारी चाहे सबसे जो छोटा पियोन होता है उसको मान लो, चाहे IAS IPS जितने भी अधिकारी होते हैं सब कार्यपालिका के अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद सरकार संसद में कानून बना दिया, कार्यपालिका ने उसको लागू करवा दिया। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो उस कानून नहीं मानेंगे या कानून उल्लंघन करेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो सार्वजनिक कार्य किसका होता है, न्यायपालिका का होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा कि सत्ता की साधन किस प्रकार की जा सकती है। 2 पॉइंट तो हो गए इसके ये, ठीक है। एक और देख लेते हैं एक बार, या सरकार इस पर, तीसरा पॉइंट ये इसका, सरकार ये कर सकती है जैसे कि अपने भारत देश में कि सरकार जो सरकार की शक्ति है, सरकार की पावर, उनको और अलग सरकार में बांट दे। जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, कि भारत संसदीय प्रणाली वाला देश है, तो भारत में केंद्र और राज्य सरकार दो सरकार पाई जाती है। तो इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के पास अलग शक्ति होती है कानून बनाने के लिए, राज्य सरकार के पास अलग शक्ति होती है। तो इसमें क्या है कि एक इस प्रकार सत्ता की साझेदारी है, पावर है या जो ताकत है, उसका बंटवारा इस प्रकार किया जा सकता है। केंद्र सरकार शक्ति देखो, राज्य सरकार, ये दोनों अपने क्षेत्र में कानून बनाने के लिए, कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इन पे किसी प्रकार कोई दबाव नहीं होता है, ठीक है। राज्य सरकार पर कुछ कंडीशन होती है, हो भी सकता है, लेकिन केंद्र सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। 3 पॉइंट तो हो गई है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये होता है कि जैसे हमने ऊपर देखा कि अलग जाति धर्म के लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी समान रूप से अधिकार मिले, उनके साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव, कोई छुआछूत, जाति धर्म भाषा आधार नहीं किया जाए, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और देख सकते हैं, 5 पॉइंट देख सकते हैं। वैसे अगर आप किताब देखो 4 पॉइंट है, अगर आप पर्सनल समझोगे तो 4 का कितने पॉइंट बना सकते हैं। एक क्या है कि मान लो किसी जाति या किसी धर्म या भाषा के लोगों की संख्या कम है, तो एक राजनीतिक दल का निर्माण कर सकते हैं, राजनीतिक दल का निर्माण कर सकते हैं, या 2 राजनीतिक दल आपस में एक गठबंधन बना के इकट्ठे होकर वो अपने जो समुदाय की बात को रख सकते हैं। तो इससे क्या है कि किसी एक राजनीतिक दल की सत्ता है या उसकी हमेशा हिस्सेदारी नहीं रहेगी, वो अगर गलत कार्य कर रहा है तो कोई अन्य समुदाय अलग दल का निर्माण कर सकता है और वो भी सत्ता में आ सकता है। यानी कि सत्ता ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी है, जैसे कि फिलहाल बीजेपी सत्ता में, जबकि राज्य सरकार में भी बीजेपी ज़्यादा और केंद्र में बीजेपी, लगभग केंद्र में था बीजेपी का। तो इनमें क्या है, अगर कि जो बीजेपी सरकार गलत कार्य करती है तो क्या कि जो लोग है, जनता, वो नाराज हो जाएगी, या संख्या में कम है, उनकी सरकार बात नहीं सुनती, जैसे कि ईसाई जैन पार से, तो क्या होगा, लोग परेशान होकर एक अलग राजनीतिक पार्टी निर्माण कर लेंगे, या तो एक कर लेंगे, 2 या एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और सत्ता माने प्रयास करेंगे। सत्ता में आएंगे तो ये भी अपने समुदाय, अपने जाति धर्म की बात रख पाएंगे। इस प्रकार की सत्ता की साझेदारी की जा सकती है, ठीक है। तो ये लेसन यहाँ पे जो आपके जो लेसन फर्स्ट है, सत्ता की साझेदारी, यहाँ पर समाप्त होता है। कमेंट करके बताना आपके लेसन कैसा लगा। अगर कोई समस्या या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, उसके हम अगले वीडियो में या उसको सही करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।